अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आज़ काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज अ प्लेजर। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आरजू जी, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। बल्कि मैं पीछे लाइट्स ऑन कर देती हूँ और उसकी रीजन ये है कि आपको पता है बीजेपी जो है वो जीत रही है। और क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जो लोग हमें पाकिस्तान से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं, मानते नहीं मगर देखते हैं कि ये इलेक्शंस तो आपके आगे हमने सुना था कि अप्रैल वगैरह में होंगे, तो अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसको किस तरह से आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन से इलेक्शंस है? और बीजेपी जीत रही है ये भी सुना है, तो इसीलिए मैंने लाइट्स भी ऑन कर दी हैं। तो क्या कहेंगे आप कि कैसे लग रहा है और क्या चल रहा है सब कुछ इस वक्त? देखिए, आपके जो पाकिस्तानी दर्शक हैं, अगर मैं उनको 2 मिनट में इंडिया का लीगल स्ट्रक्चर बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर बता दूं। इंडिया में 3 टियर ऑफ डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी है पंचायत की, और या लोकल गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसमें कि अगर आप गांव हैं तो आपके पास पंचायत है, और अगर आप शहर हैं तो आपके पास म्यूनिसिपैलिटी होती है, और उस म्यूनिसिपैलिटी का भी इलेक्शन होता है। तो अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन है या आप नॉन मेट्रोपॉलिटन अगर सिटी हैं तो आपके पास एक म्यूनिसिपैलिटी होगी, जो कि आपके शहर के जो लोकल इश्यूज हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। उनका इलेक्शन होता है, उनके इलेक्शन किए हुए लोगों को वार्ड मेंबर कहते हैं, या हमारी भाषा में उनको कहते हैं पार्षद। जो चूंकि वो वहाँ की जो लोकल वो पार्षद होते हैं उस लोकल बॉडी के, म्यूनिसिपल बॉडी के। और अगर आप इलेक्शन में हैं, गांव में हैं, तो सरपंच के इलेक्शन होते हैं, जिला पंचायत के इलेक्शन होते हैं, जहां पे कि आप जो है सरपंच का चुनाव करते हैं। उससे ऊपर होता है स्टेट का इलेक्शन, जो भारत में 28-29 जो राज्य हैं उनके इलेक्शन होते हैं, और इनमें से चुने गए जो मेंबर होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और इनके जो मेजॉरिटी दल होता है जो चुन के आता है, उसके उसके चीफ को या उसके हेड को चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और उसके ऊपर देश का चुनाव होता है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, यानी सांसद कहते हैं। तो ये सेकंड टियर का था, यानी कि स्टेट लेवल इलेक्शन थे। 4-5 स्टेट्स में इलेक्शन हुए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम का इलेक्शन कल आएगा, इलेक्शन रिजल्ट। आज जो रिजल्ट आए हैं वो 4 प्रदेशों के आए हैं, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। ये 4 में से 3 बीजेपी ने स्वीप किया है। सिर्फ जीते होते तो फिर भी बात होती। दे हैव गॉन मच बियॉन्ड देयर ओन एक्सपेक्टेशन। तो यदि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट आप देखेंगी, तो उसके हिसाब जो कि एक ऑथेंटिक, मोस्ट रिलायबल वेबसाइट जो है वो उन्हीं की कही जा सकती है। तो उनके हिसाब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 54 सीटें, 54 सीटें जीती हैं आउट ऑफ 90। सो आप समझ सकती हैं कि ये कितनी जबरदस्त विक्ट्री है। यानी कि अगर आप ये देख लें, 60% जीते जो है, 60% सीटें बीजेपी ने जीती, ठीक है ना। आपको 50% चाहिए होता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। और आप मध्य प्रदेश में आए, वहां टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 230। उसमें बीजेपी ने 164 सीटें जीती। आप समझ रही हैं, 164 सीटें आउट ऑफ 230। अब आप सोच लीजिए कि क्या इनका विक्ट्री परसेंटेज है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या समझ रहे हैं आप, इस सक्सेस की रीजन क्या है? वैसे तो खैर हमने देखा मोदी जी बहुत एक्टिव हैं, और अभी की बात नहीं है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स करे उन्होंने, जो कई चीजें उन्होंने जो है कि चाहे वो चंद्रयान का एक्सपेरिमेंट हो और कई चीजें, पब्लिक जो है वो इस वक्त आपके ख्याल से क्यों बीजेपी के साथ है? चलिए इसकी डीप एनालिसिस कर देता हूं मैं आपको, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। Sure. पिछले 2014 तक भारत को जो हमारे यहाँ के स्कॉलर्स थे, उन्होंने एक मोज़ैक बताया, कल्चरल मोज़ैक। मतलब कई अलग अलग चीजों से मिलकर भारत बना है, भारत का लोकल कुछ भी नहीं है, जो आपके यहाँ के स्कॉलर्स भी मानते हैं कि भारत इज बेसिकली अ कल्चरल मोज़ैक, एंड देयर इज नथिंग व्हिच इज कॉल्ड इंडियन, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम आउटसाइड।
जबकि भारत के जो लोग हैं, जो भारतीय परंपरा और शैली और इतिहास को पढ़ते हैं और जानते हैं, वो ये जानते हैं कि ये एक झूठा नैरेटिव है, क्योंकि इसके सैकड़ों डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। और वो लोग ये जानते हैं कि भारत की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, उसके पीछे का कारण है वैदिक आइडेंटिटी। क्योंकि वेद आपको कोई भी एक कल्चर को प्रमोट नहीं करता, वेद आपको डिटरमाइन खुद पे छोड़ देता है कि आपको कैसा कल्चर बनाना है, आप ये बनाइए। तो वेद पुराण उपनिषदों से मिल के इन्फ्लुएंस से कई कल्चर इंडिया में डेवलप हुए, लेकिन भारत की जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी थी वो वेदों ने बहुत पहले ही डिटरमाइन कर दी थी। जैसे मैं आपको एक वो बता देता हूँ, क्या कहते हैं उसको, श्लोक जो है कि विष्णु पुराण में, कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रय शैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम यत्र संतति भारती। यानी कि हिमालय के जिस भूभाग के उत्तर में हिमालय हो, दक्षिण में समुद्र हो, उस भूभाग को भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राजा भरत के नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा, और यहाँ पे उनकी संतति रहती है जिनको भारतीय कहते हैं। सो ये वो लोग मानने वाले हैं कि भाई ये चीजें हैं। इस आइडेंटिटी को पिछले 70 सालों से या 60 सालों से लगातार मिटाने की कोशिश की गई। ये बताया गया कि तुम बेसिकली कोई एक नहीं हो, हिंदू का मतलब जाति हो गया, मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी है, क्रिश्चियन एक अलग आइडेंटिटी है, इंडिया का इंडियन कुछ नहीं। हमारी लोकल लॉज को भी हिंदू लॉज करके पढ़ा दिया गया, जबकि वो भारतीय लॉ होने चाहिए। जैसे आप सऊदीया में जाएंगे, आप कोई भी रिलीजन को फॉलो करें, आप जो जिसको आप इस्लामिक लॉ कहते हो, बेसिकली सऊदी लॉ है, वो आपके ऊपर अप्लाई करेगा। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं किया, हमारे क्या उसको हिंदू लॉ में बता दिया, और हिंदू की डेफिनेशन बता दी कि हिंदू का मतलब होता है जैन, हिंदू का मतलब होता है बुद्ध, हिंदू का मतलब होता है सिख, और हिंदू का मतलब होता है जो कास्ट सिस्टम वाले हिंदू हैं वो वाले हिंदू। ये चार चीजों को वो हिंदू कहते हैं, बाकी किसी को वो हिंदू नहीं कहते। तो हमारी जड़ों पे लगातार कुठाराघात किया गया, और ये समझाते हुए कि ये एक रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ इंडिया है, जो कि ये देन है 1945 या 1950 के बाद से। इंडियंस को पहले ये पता ही नहीं था। ये जो आया, जो वो सोसाइटी जो ये कह रही है यम निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम, उसके मानने वाले लोगों को इस तरीके की थ्योरी बताई गई। There was an attempt to finish India culturally, traditionally and emotionally. इंडिया को कल्चरल मुज़ैक के नाम पे वो किया गया, और मोदी जी ने आकर के इस थ्योरी को बस्ट कर दिया। वो जो अब आप ये सोचिए, इस चुनाव में एक डिमांड हमारी अपोजिशन पार्टीज ने ये रखी कि हम अगर इलेक्शन में आएंगे तो जातीय जनगणना कराएंगे, यानी कि वी विल गो फॉर अ कास्ट सेंसस। अब कास्ट सेंसस में ये होगा कि हमको पता चल जाएगा कौन किस कास्ट का है, उसी के हिसाब से हम स्कीमें बनाएंगे और उस कम्युनिटी को उतना लाभ पहुंचा देंगे, उतना हम जो भी बेनिफिट देना है सरकारी वो हम दे देंगे। मोदी जी ने कहा कि मैं कोई कास्ट सेंसस नहीं कराऊंगा, मेरे लिए सिर्फ 4 कास्ट है। महिला, फीमेल एक कास्ट बना दी उन्होंने, गरीब, पावर्टी को एक कास्ट बना दी उन्होंने, उसके बाद विकास, डेवलपमेंट को एक कास्ट बना दी उन्होंने, और उसके बाद शिक्षा, इसको एक कास्ट बनाई उन्होंने। ये 4 जाति है जिसको मैं मानता हूं, और इसी 4 जाति के नाम पे आपको वोट देना पड़ेगा। आप वोट देना चाहें तो दीजिए। लोगों ने दिया। लोग नहीं जाना चाहते कास्ट के ऊपर, अपनी भारतीय आइडेंटिटी, राष्ट्रवाद की आइडेंटिटी। देखिए हमारा राष्ट्रवाद जो है ना, अर्जुन मैं बस 1 मिनट और बोलूंगा, मुझे पता है मैं लंबा बोल गया। नहीं बात कीजिए जी। राष्ट्रवाद है ना, वो नेशनवाद नहीं है। भारत नेशन नहीं है। भारत को नेशन कहना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। भारतीय राष्ट्रीयता को नेशनलिज्म कहना मूर्खता होगी। वो क्यों होगी मैं बताऊं। ऐसा नहीं कि जो लोग कह रहे वो मूर्ख है, नहीं, क्योंकि वो भारत को समझ नहीं रहे। नेशन होता है होमोजेनिटी, एथनिक होमोजेनिटी, लिंगुअल होमोजेनिटी, कल्चरल होमोजेनिटी और एनी अदर होमोजेनिटी। इंडिया में कोई होमोजेनिटी नहीं है। कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई उड़िया है, कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई हरियाणवी है, कोई हिंदी है, कोई बिहारी है, कोई कश्मीरी है, कोई तमिल है, कोई तेलुगु है, कोई आप जितनी और सोचते हैं, बंगाली है, कोई असमिया है, कोई नागालैंड है, कोई मिजो है, कोई मणिपुरी है, कोई एक, ये सारे छोटे छोटे नेशन है। इंडिया को समझना है तो आप जर्मनी से इंडिया का कंपैरिजन नहीं हो सकता। इंडिया का कंपैरिजन होगा यूरोप से।
जैसे यूरोप में पुर्तगाल है, जर्मन है, फ्रांस है, स्पेन है, ये जैसे कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, उस तरीके से जैसे ये कई नेशंस मिलकर के एक यूरोप बनाते हैं, वैसे ही कई नेशन मिलकर एक भारत बनाते हैं। भारत जो राष्ट्र वर्ड है, हिंदू राष्ट्र जिसको कहते हैं, या जो राष्ट्र वर्ड है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन नेशन नहीं हो सकता। उसका जो है वो कल्चरल राष्ट्रवाद है, यानी कि जो हमारी पीढ़ियां हजारों साल से करती चली आ रही हैं, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, हमारी भाषा कोई भी हो, लेकिन हमको दुनिया को देखने का तरीका उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर भारतीय का एक है। वो चीज लोगों को समझना पड़ेगा। मोदी जी ने राष्ट्रवाद यानी भारतीय कल्चरवाद को जगा दिया, भारतीय कल्चर पे लोगों का जो है विश्वास उन्होंने खड़ा कर दिया जो खो गया था। और इस बार तो उन्होंने जातीयता को या जातिवादी कॉन्सेप्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि लोगों ने कहा कि हमें वोट दो, हम जाति कराएंगे, तुम कुर्मी हो, तुम बनिया हो, तुम फलानुआ हो, और तुमको गवर्नमेंट के स्कीम्स देंगे। मोदी ने कहा मैं नहीं करवाऊंगा, मैं जाति जनगणना नहीं कराऊंगा। हालांकि वो बोलते रहे कि मैं फलाना जाति को, लेकिन उन्होंने कहा जाति जनगणना नहीं कराऊंगा, मैं देश को टूटने नहीं दूंगा। लोगों ने जाति से उठ के राष्ट्रवाद इज द एंटीडोट ऑफ इंडियन कास्टिज्म जो मोदी जी ने किया। फ्रैगमेंटेड सोसाइटी को यूनाइट करने का काम मोदी जी ने किया। राष्ट्रवाद ने जातिवाद को समाप्त कर दिया भारत में। ये है, इसीलिए वो जीत रहे बार बार। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर क्या आपके ख्याल से बीजेपी जो है, जो मोदी जी की पार्टी है, क्या उनको ये उम्मीद थी, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना मार्जिन होगा और इतने जबरदस्त तरीके से उनको सक्सेस मिलेगी? देखिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो हम काफी, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन इलेक्शन से पहले तो हम काफी सुन रहे थे ना कि जी बीजेपी को थोड़ा मुश्किल पड़ रही है, बीजेपी को थोड़ा टफ टाइम मिलेगा। लेकिन इलेक्शन में हमें इस इलेक्शन में जब भी हुआ, इसमें तो हमें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। देखिए, भारत की जनता इतनी समझदार है ना कि वो पंचायत के चुनाव को, नगर निगम के चुनाव को, राष्ट्र प्रदेश के चुनाव को और देश के चुनाव में अंतर समझती है। चारों चुनाव में वो अंतर समझती है, चारों चुनाव में। तो ये बात कही जाती है कि चूंकि ये प्रदेश का चुनाव है और मध्य प्रदेश में भाजपा 18 साल से है, तो एक लोग उकता जाते हैं एक ही सरकार को देख देख के। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो शासन है उसके प्रति एक क्रोध आता है लोगों में। चूंकि जो शासन करने वाले होते हैं वो निरंकुश हो जाते हैं, घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो फिर लोग उनको हटा देना चाहते हैं। तो लोग यही सोच रहे थे कि 18 साल से बीजेपी है, और यानी कि 3 या 3.5 टर्म से बीजेपी है वहां पे, और अब बीजेपी का समय खत्म हो चुका है। अब बीजेपी को लोग एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे हराएंगे, ये टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया था, क्योंकि 4 बार से बीजेपी लगातार जीत रही है इलेक्शन, लगातार। तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड था। तो इसलिए एग्जिट पोल भी यही दिखा रहे थे कि शायद बीजेपी नहीं जीते। लेकिन मैंने कहा ना कि एक आम मानव जो है, एक आम भारतीय जो है, वो आज अपनी देश की मिट्टी से और अपनी आइडेंटिटी से गर्व की अनुभूति करता है। वो जातिवादिता की भावना से वो ऊपर उठता चला जा रहा है। जातिवाद लोगों में अब जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है वो अपनी जाति से ऊपर उठ के देखने को तैयार हो गए हैं, राष्ट्रवाद के लिए वो जाने को तैयार हो गए हैं। तो लोगों को छूता है ये बात जो मोदी जी कहते हैं। अभी आपको शायद नहीं पता, मध्य प्रदेश में एक मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर, उज्जैन का मंदिर। बहुत जो लोग सनातनी हैं, वैदिक परंपरा के लोग हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। 12 जो शिवलिंग है, हमारे ज्योतिर्लिंग है, उनमें से एक है। आज मैं गया हूं वहां पे, इतना गंदा, इतना वो हजारों साल पुराना मंदिर है, किसी ने उसको छूने की हिम्मत नहीं की कि इसका भी भाई वो करवा दिया जाए, रिनोवेशन करा दिया जाए, इसको भी थोड़ा ठीक ठाक करा दिया जाए। लोग इसलिए नहीं करवाते थे, डर जाते थे कि भाई हम अगर करवाएंगे तो हमारे ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि हम सेक्युलर नहीं है। ये पता नहीं कौन सा सेक्युलरिज्म पढ़ा दिया था हमारे देश में कि अपनी कल्चर और ट्रेडिशन की अगर आप बात करेंगे तो आप सेक्युलर नहीं रहेंगे। मोदी जी आए, उन्होंने उस जगह का बेड़ा पार लगाया, ऐसा उद्धार किया उज्जैन का कि जा करके जो लोग देखे, मैं तो गया नहीं, उन्होंने कहा कि यार हमारी आंखें पलट गई। मोदी जी ने हमारे ट्रेडिशन कल्चर को रिवाइव करने का काम किया। सो लोग जुड़ते हैं। नो आरजू जी, देखिए हम आप तो अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के काम करते हैं, हमें तो बस एक फील गुड फैक्टर चाहिए। मोदी जी वो फील गुड फैक्टर प्रोवाइड करते हैं अपनी मिट्टी से, अपनी जड़ों से। वो देश में, जब दुनिया में अपना नाम देखता है कि मोदी अब मेलोडी हो रहा है,
तो वो लोग खुश नहीं होंगे कि भाई गोरी भी देखिए, गोरी मेम है, वो कैसे हमारे उसको प्रधानमंत्री को पसंद कर रही है। वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं, वैसे बहुत क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में ना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छी है, आई मस्ट से। हाँ, वो तो क्यूटनेस ओवरलोडेड था वो। और अच्छा, मोदी जी ने नहीं किया ये बात की जॉर्जिया मेलोनी जी ने। मोदी जी ने वो पिक्चर पोस्ट नहीं किया, मोदी जी का वो नेचर ही नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी जी ने उस पिक्चर को पोस्ट किया और उसके ऊपर लिखा मेलोडी। दिस इज अ बिग थिंग ना। देखिए, एक वो प्रधानमंत्री है इटली के, इटली कोई छोटी जगह नहीं है। रोमन एम्पायर ने दुनिया पे राज किया है। यूरोप और मिडिल ईस्ट के ऊपर राज अगर किसी ने किया है तो वो है रोमन एम्पायर ने। वो उस रोमन एम्पायर का जो आज अवशेष है उसी को इटली कहते हैं, उसकी वो मुखिया हैं। और वो अपना नाम मोदी के साथ जोड़ने पे शर्मिंदा नहीं हो रही हैं, प्राउडली कह रही हैं हेड ऑफ स्टेट है। कोई छोटी सी अगर वो होती नॉर्मल महिला तो मैं मान भी लेता। प्रधानमंत्री, अब ये बात अलग है कि भाई प्रधानमंत्री भी अपना बॉयफ्रेंड प्रधानमंत्री ही चाहता है, ये एक अलग बात है, अलग ही प्रॉब्लम है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन दिस इज अ बिग थिंग कि रोमन एम्पायर के जो अवशेष है। और देखिए, ये भी देखिए, वो एक आर्डेंट क्रिश्चियन है। उनका जो पोल वो था, उन्होंने वो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, यस आई एम अ वुमेन एंड आई एम अ क्रिश्चियन एंड आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन। एक प्राउड क्रिश्चियन, एक प्राउड हिंदू, हाँ, जो कि मूर्तिवादी है, जो कि क्या कहते हैं बुत परस्त है, उनके साथ वो अपना सरनेम जोड़ रही हैं। सोचिए, रिस्पेक्ट। वैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम जब मैं यूरोप गई थी घूमने, तो इत्तेफाक से जो पहली जगह में गई थी वो इटली ही थी। और इसलिए मुझे भी खास किस्म की अटैचमेंट है कि बहुत मुझे अच्छा लगा था। और वो हम वही मैं फिर कहूंगी, बच्चन साहब की मूवीज में देखा करते थे ना कि वो वेनिस वगैरह के वो गाने आते थे, सॉन्ग्स जो था उनका, तो जीनत अमान के साथ हाँ हाँ, मैं समझ गच्ची रहा में जिसकी बैठे, बात हाँ जी, करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो देख देख कर बड़ा शौक था जाने का। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीनन ये भी पिक्चर जो है बड़ी वायरल है, जो अभी मोदी जी की जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स चल रही हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव वे में लोग ले रहे हैं, किसी को मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी ने कोई नेगेटिव बात की हो। सब लोग उस चीज को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि दो लोग एक नॉर्मल लोगों की तरह, यानी वैसे दोनों जा रहे पीएम है अपनी अपनी कंट्रीज के, लेकिन एक आम आदमी, आम इंसानों की तरह जो है वो हंस बोल रहे हैं, और दोस्ती हो रही है, सेल्फीज बन रही है। बहुत आपके से कोई अपोजिशन ने तो कुछ नहीं कहा, बाकी तो बाकियों की तो खैर है, अपोजिशन जरूर वो भी नहीं बोल सकेंगे, उनका भी तो ननियाल बन जाता है ना अपोजिशन का भी तो। करेक्ट। उन्होंने तो बेचारे वो क्या ही बोलते हैं। आज तो अपोजिशन की जो रही सही भी थी वो बंद हो गई। अच्छा, मैं आपसे सच बताऊं, मैं सुबह उठा 8 बजे, तो फिर मैंने कहा चलो अभी तो इनिशियल होगा, रात में देखेंगे। तो मैं 12-1 बजे फिर से आया चैनल पे देखने के लिए। मैंने कहा मतलब ये, मैं तो टीवी रखा नहीं अपने घर पे, तो मैं नॉर्मली लैपटॉप पे देखता हूँ। तो मैंने कहा देखे भाई क्या चल रहा है इलेक्शन में। आई एक्सपेक्टेड कि कुछ तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही आएगा। मतलब बीजेपी 1 या 2 सीट हार जाएगी, 1 या 2 स्टेट, और बाकी जो होगा वो बाकी का स्टेट जो है वो कांग्रेस जीतेगी और 2-2 का स्कोर होगा। मुझे तो ये यकीन ही नहीं हुआ जो रिजल्ट आया। जो रिजल्ट मैंने देखा ना, आई कुडंट बिलीव कि ये रिजल्ट है जो इवन वहां के लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। मगर अभिषेक जी, आपको नहीं लगता कि अब एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ गई होंगी लोगों की, और पार्टी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा आ जाएंगी, थोड़ा टफ हो जाएगा आगे? देखिए, मोदी जी ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा था कि ये मेरी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे हुआ है सरकार। उनकी क्या गारंटी ली है उन्होंने कहा कोई भी अगर भ्रष्टाचारी होगा जेल जाएगा। लोगों ने कहा ठीक है भाई, मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने गारंटी ली है तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो होगा। तो उन्होंने कहा है कि हम एक साफ सरकार देंगे, करप्शन को नहीं होने देंगे। तो फिर आप फिर निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये सारा वोट जो है ना, ये अगर इसमें मान लीजिए कि 100% पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 90% कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है। 5-10% और भी फैक्टर होते हैं, या चलिए 90 ना करके मैं इसको 75-80 कर देता हूं। बाकी फैक्टर 20-25% हैं। जैसे शिवराज जी का कुछ थोड़ा सा वैल्यू चल गया होगा, या और कोई वैल्यू चल गया होगा, वो सब भी रहा होगा, एक फैक्टर है। उनकी लोकल पॉलिसीज का फैक्टर है, फील गुड फैक्टर है। लेकिन मोदी जी का भाई, वो तो मोदी जी के नाम पे लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, पंचायत में पंच बनते हैं, और जो है म्यूनिसिपैलिटी में वो बनते हैं, सब मोदी के नाम पे खा रहे हैं।
लोग पीपल आर हैविंग देयर क्या कहते हैं फ्यूचर मेड इन द नेम ऑफ मोदी। आपको टिकट मिल जाए बीजेपी से, जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी है। आप समझ रही हैं? तो मोदी जी का नाम है भाई। मोदी जी ने जो एक सेंस ऑफ यूफोरिया दिया है ना 800 साल से इस देश को भारतीय होने पे शर्मिंदा किया गया। हमें बताया गया होली खराब है, कोई होली नहीं खेलेगा, हमारे लोगों को तोड़ा गया, हमें कास्ट में बांटा गया, हमें बताया गया ब्राह्मण बहुत घटिया होते हैं, ये बहुत घटिया होते हैं। मतलब हमें सिर्फ हमारे बारे में घटिया चीजें बताई गई लोकल हिस्ट्री बुक्स में। और जो भी इंडियन नहीं था उसको बड़ा यूलोजाइज किया गया। हमारे लोगों को नाम राजाओं के पता ही नहीं है भारत के, उनको सिर्फ अकबर, शाहजहां, बीरबल यही लोग पता है। जोग सरबर अकबर, भारत की आइडेंटिटी ताजमहल बना दी। सारी दुनिया में भारत की आइडेंटिटी ताजमहल से, उसके मंदिरों को साफ कर दिया भारत के। आप सोच रही हैं द काइंड ऑफ ऑनस्लॉट कि इनकी आइडेंटिटी को जो अंग्रेज नहीं मिटा पाए। दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, दुनिया का सबसे क्रूर जो अटैक था वो सेंट्रल एशियंस ने किया, हुनों ने किया, वो नहीं मिटा पाए, उसको इन्होंने किताब के थ्रू मिटाने की कोशिश की। और वो कर चुके हैं लोगों के। आज हमारे फिल्मों में या स्किट्स होते हैं या स्केचेस होते हैं, उसमें जो लोग राजा रानी की भूमिका बनाते हैं ना, वो मुगल कपड़े पहनते हैं, वो जहां पर ना, और यही कहते हैं उनकी गलती नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको भी हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि इंडिया की जो ये राजशाही पोशाक है ये यही है मुगलों वाली। दिस इज व्हाट हैव बीन डन। जबकि मुगल एक छोटे से पार्ट में मुश्किल से 150-200 साल के लिए राज किए, लेकिन मुगलों को हमारी हिस्ट्री बना दिया। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये कि बहरहाल मोदी जी ने बहुत चेंज लाया सोच में लोगों के, और कई चीज़ों में यकीनन उसको बहुत अप्रिशिएट जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं मोदी जी को। आई विश कि हमारे पास भी पीएम मोदी जैसे कोई लीडर होते और हम भी कुछ बेहतर हो पाते, और हो सकता है आगे फ्यूचर में हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल 100% है, और वो ये कि कभी भी अगर इस लाइफ में अगर कभी भी मैंने इंडिया में विजिट किया, कहीं भी जाऊंगी, लेकिन मैं ताजमहल देखने कभी नहीं जाऊंगी। मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सुन सुन के उसकी हिस्ट्री और वो सुन सुन के मुझे उल्टा नफरत सी या चिढ़ सी आ गई है ताजमहल से। तो मुझे नहीं ख्याल कि मैं कभी भी वो मुगलों की बनाए हुए ताजमहल को देखने जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। हम लोग आपका वेट कर रहे हैं, इंडिया में जल्दी आइए। We are waiting and we are ready to sponsor you. आपको कुछ चाहिए तो I will be more than happy to send that letter or anything. We are waiting eagerly, anxiously. Thank you so much. Thank you.